हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल STS एजुकेशन में। तो दोस्तों, अभी की क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो हमारा चैप्टर 3 है, वो चैप्टर 3 का नाम है हमारा भारतीय लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसकी हम लोग पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें हम लोग पूरी की पूरी चर्चा किए थे लोकतंत्र में स्पर्धा क्यों जरूरी है। उसके बाद हम लोग भारत में आपातकाल क्यों लगा था और कब लगा था। उसके बाद बिहार के छात्र आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब टॉपिक का मैं नाम बता रहा हूँ। दलित पैंथर्स, ताड़ी विरोधी आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन। उसके बाद हम लोग विभिन्न देशों के जंक्शन, जैसे मैं नेपाल का देखे थे, बांग्लादेश का देखे थे। तो ये सब हम लोग पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद पार्ट 1 का वीडियो आपके लिए आएगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जैसे ही क्लास एंड होगा तो आपको वहाँ एक थंबनेल टाइप में बनेगा जिसमें पार्ट 1 वीडियो का रहेगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। उससे पहले अभी की क्लास में हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग इस क्लास में राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल का हमारे लोकतंत्र में क्या मायने है, इसका अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल क्यों जरूरी है, यही सब के बारे में विस्तार से हम लोग आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। और इस सबसे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, और हम लोग आपको जो सब्जेक्टिव वाइज भी करवाते जाते हैं, मतलब कि जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके चैप्टर के क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले क्या जानते हैं, राजनीतिक दल का अर्थ। यह आपके कॉपी में क्वेश्चन होगा कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे। आपकी जो किताब में क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का पेज नंबर आप लोग अगर 99 उल्टाएंगे तो वहां आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तो उसी से हमारे ये रिलेटेड है राजनीतिक दल का अर्थ, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, आप लोग परिभाषा भी इसको कह सकते हैं। तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने स्वार्थों के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम का समर्थन करता है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उद्देश्य राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा संगठन जो संपूर्ण देश या किसी समाज के लिए, समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने संभार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित उसका एक सिद्धांत होता है। राजनीतिक दल का अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक नीति होता है और एक कार्यक्रम का वो समर्थन करता है, और उन्हें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। राजनीतिक दल का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। राजनीतिक दल का अगर आप कोई पूछा कि राजनीतिक दल का हमारा क्या उद्देश्य होता है, तो राजनीतिक दल का उद्देश्य आप बता सकते हैं या सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना, मतलब विपक्ष में यह सत्ता, अगर वह सत्ता प्राप्त करता है, अगर वह सत्ता प्राप्त करता है और सत्ता पर क्रियान्वित होता है तो वह शासन चलाता है, अगर वह नहीं हुआ तो वह विपक्ष की ओर बढ़ जाता है। यह हुआ हमारा राजनीतिक दल का अर्थ। उसके बाद है भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से मानी जाती है। यह आपका इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट माना जाता है। तो आप लोग इस ऊपर भारत में जो है दलीय जो व्यवस्था है भारत में राजनीतिक दल की, उसकी शुरुआत 1885 ईस्वी में, कब, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। अगर आपसे कोई पूछा कि दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से माना जाता है तो आप लोग बताएंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। और आप लोग अपने बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आपके बुक में आपको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद विश्व में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई थी। अगर आपसे पूछे राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव कहाँ पड़ी थी तो हम लोग बताएंगे ब्रिटेन में। राजनीतिक दल की जो सबसे पहली उत्पत्ति है वो ब्रिटेन में, कहाँ उत्पत्ति, ब्रिटेन में हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक में जो आपको है 17 नंबर में है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो आप लोग बताएंगे ब्रिटेन में। कहाँ पड़ी थी, ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव। उसके बाद हमारा टॉपिक है यहाँ 1618 ईस्वी में हुए, ब्रिटेन में जो है आपको 1688 ईस्वी में एक गौरवपूर्ण क्रांति के बाद हिंग और टोरी ये नामक दो राजनीतिक दल का गठन हुआ था। 1688 में ब्रिटेन में कौन क्रांति के बाद, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो है हिंग और टोरी नामक दो राजनीतिक दल का गठन हुआ था। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका में संविधान निर्माण के बाद, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संविधान निर्माण हुआ, वहां संविधान निर्माण के बाद जो है राजनीतिक दल की उत्पत्ति हुई थी। कहां पर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर आपसे पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई थी तो आप लोग बताएंगे संविधान निर्माण के बाद।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का, राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि राजनीतिक दल के कार्य को लिखिए या राजनीतिक दल के क्या कार्य है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो राजनीतिक दल के क्या सब कार्य हैं। तो राजनीतिक दल को जो है लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन का एक अंग बन चुके हैं, इसलिए जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। मतलब जितने भी लोकतांत्रिक देश है उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है कौन, राजनीतिक दल, इसलिए लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कार्य क्या सब। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, पहला होता है हमारा नीतियां और कार्यक्रम तय करना। पहला क्या होता है, राजनीतिक दल का काम नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। अगर आपसे कोई पूछा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में अधिकतर पूछता है कि राजनीतिक दल के कार्य को लिखे, तो आप लोग लिखेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये आप लाइन हेडलाइन लिख देंगे। उसके बाद आप लोग पॉइंट वाइज लिख देंगे राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य। पहला जो काम है वो हमारा नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। मतलब राजनीतिक दल जो है जनता का समर्थन प्राप्त करने के बाद नीतियां एवं कार्यक्रम तय करती है। यदि उसका गवर्नमेंट बन जाता है तो इन्हीं नीतियों और कार्यक्रम के आधार पर वे चुनाव भी लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या होता है, पहला होता है नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना, और वही नीतियों को वो अपने चुनाव के दौरान प्रसारण भी करते हैं और जीतने के बाद वही नीतियों को अपने शासन भी काम करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है शासन का संचालन। अगर राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करते हैं और उसकी सरकार बनती है तो जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है वह विपक्ष में बैठ जाता है, और जिन्हें विपक्षी दल कहा जाता है, जहां जो दल जीतता है उसको हम लोग सत्ता पक्ष कहते हैं और उसके हाथ में शासन रहता है। वही विपक्षी जो है दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार की गड़बड़ियों को रोकता है। विपक्ष का ये काम करता है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाए। उसके थर्ड हमारा चुनाव का संचालन। राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव का संचालन। तो जिस प्रकार शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव भी होना आवश्यक है। तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम की नीतियां बनाती है। सभी दल का अपना अपना एक विचारधारा होता है, एक अपना सिद्धांत होता है, वही कार्यक्रम और नीति के अनुसार वह चलता है। और चुनाव के दौरान जो है कार्यक्रम और नीतियां चुनाव के दौरान जनता के पास रखता है, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं, और उसी घोषणा पत्र के आधार पर वो लोग जीतते भी हैं। उसका चौथा हमारा लोकतंत्र का निर्माण। चौथा हमारा क्या है, लोकमत का निर्माण। सही दोस्तों, चौथा है हमारा लोकमत का निर्माण। तो लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। लोकतंत्र में किससे, सहमति या समर्थन के साथ ही सत्ता का प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियां पर लोकमत प्राप्त करना और इस तरह के निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। पांचवा जो हमारा काम है वह सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य। क्या होता है पांचवा, सरकार और जनता के बीच जो है मध्यस्थता का काम करता है कौन, राजनीतिक दल। उसके बाद है राजनीतिक प्रशिक्षण। उसका क्या है हमारा, राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल जो है मतदाताओं और राजनीतिक प्रशिक्षण देने वाले को जो है आप लोगों को वह काम भी करता है, और उसका काम है चुनाव लड़ना, चुनाव करवाना। उसके बाद हमारा सातवां है दलीय कार्य। सातवां हमारा क्या है, दलीय कार्य। जो प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल संबंधित कार्य करते हैं और अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करना और दल के लिए चंदा इकट्ठा करना, क्योंकि सभी चीज जो है चंदा पर ही चलती है। उसके बाद हमारा है गैर राजनीतिक कार्य। मतलब गैर राजनीतिक कार्य, राजनीतिक दल केवल अपना काम नहीं करते बल्कि वह गैर राजनीतिक कार्य भी करते, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि के दौरान राहत संबंधी कार्य, ये सभी राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य में आते हैं। तो ये आपके रहे राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग इतना लिखेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो अब हम लोग अपने समझते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक क्यों है। अब दुनिया में हम लोग दलीय व्यवस्था, दुनिया में जो दलीय व्यवस्था है वो कितने रूपों में चलती है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग से कोई भी पूछ सकता है। दुनिया में दलीय व्यवस्था, तो दुनिया में दलीय व्यवस्था 3 रूप से प्रचलित है। पहला आपका एक दलीय व्यवस्था, दूसरा हमारा द्विदलीय व्यवस्था, और तीसरा हमारा है बहुदलीय व्यवस्था। मतलब एक दल मिलकर अगर शासन चलाता है तो उसको एक दलीय, जिसमें उसको दो दलीय, और जिसमें बहुत सारे दल एक साथ मिलकर शासन चलाते हैं उसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो सभी दलों का एक अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना।
भारत या विश्व में कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका एक ही उपेक्षा रहता है, सत्ता प्राप्त करना। ये बात आप लोग अपने मन में रखेंगे कि याद भी रखेंगे कि सभी दल, चाहे वो एक दलीय हो या द्विदलीय हो या बहुदलीय व्यवस्था हो, इसमें कोई भी दल हो, सभी का एक उद्देश्य होता है, अंतिम उद्देश्य होता है, हम किसी तरह सत्ता पर काबिज हो, चाहे इस दल के साथ मिलकर हो, जिस पार्टी के बहुमत हो उसी के साथ मिलकर सत्ता में जाए या किसी तरह से जाए, लेकिन उसका एक ही काम होता है, सत्ता की प्राप्ति करना। राजनीतिक दलों के प्रतियोगिता होने से लोकतंत्र और मजबूत हो जाता है। राजनीतिक दलों में जब प्रतियोगिता होती है कि हम जीतेंगे, हम सत्ता पर काबिज होंगे, तो इससे जो हमारा लोकतंत्र जो है और मजबूत होता है। अब हमारा है राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां। क्या है टॉपिक हमारा नेक्स्ट? अब राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां क्या सभी, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियों को लिखिए, तो इसका आप लोग किस प्रकार आंसर देंगे? राजनीतिक दल के प्रमुख जो आपको है चुनौतियां, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, पहला क्या चुनौती है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी, ये पहली चुनौती है राजनीतिक दलों की। मतलब लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों के सभी अधिकार एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह में सिमट जाता है। मतलब कि अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसके किसी एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारे अधिकार रहते हैं, जैसे उसके कोई सचिव हुए या अध्यक्ष हुए, उसी के पास और एक कुछ ही व्यक्तियों में सिमट जाता है। और दलों के अंदर लिए जाने के बाद निर्णय में दलों के सभी सदस्यों की सहमति नहीं ली जाती है, और दलों के विभिन्न पदों पर दल के ही प्रमुख नेता और उनके संघीय संबंधियों का कब्जा होता है। दल के जो विभिन्न पदे होते हैं उसमें उसके प्रमुख नेता या उसके संघीय संबंधी का कब्जा होता है, जो उसके पार्टी के अध्यक्ष हुए। इसके लिए चुनाव भी समय पर नहीं होते हैं। दलों के भीतर के लिए फैसले की जानकारी सभी लोगों को नहीं हो पाती है। भारत जैसे राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, जिसके लिए चुनौतियां गंभीर है। मतलब आंतरिक लोक व्यवस्था की कमी है यहाँ पर। तो सभी पार्टी को होना चाहिए कि वो अपने जो है व्यक्ति या समूह को अपनी सीट पर नहीं बैठाए और बाकी लोगों को भी मौका दे। उसका सेकेंड हमारा नेतृत्व का संकट। सेकेंड हमारा क्या है? नेतृत्व का संकट। प्रायः भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संगठन है। सही अर्थ में आज अधिकांश राजनीतिक दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो या वह दल को सही दिशा दे सके। उसके अलावा राजनीतिक दलों में युवा एवं महिलाओं के नेतृत्व का भी अभाव देखा गया है। देश की युवा पीढ़ी नौकरी, व्यापार और व्यवसाय के पीछे भाग रही है और युवाओं की राजनीति में अपने भविष्य सुरक्षित नहीं लगता है। फलतः राजनीतिक दलों का नेतृत्व संकट हो गया। उसके बाद है वंशवाद। प्रायः सभी राजनीतिक दल, मतलब कि बहुत कम ही राजनीतिक दल या प्रायः सभी राजनीतिक दल के नेताओं को यह देखा जाता है कि लोग जो है दलों के शीर्ष पर बैठे हैं, वह अनुचित लाभ लेने के लिए अपने संगी संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों के दल को प्रमुख पदों पर बैठाते हैं और सामान्य कार्यकर्ता को दलों के ऊपर के पदों पर बैठने की गुंजाइश काफी कम रहती है। भारत में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों में वंशवाद का आरोप लगते हैं, अतः वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों का एक सामने प्रमुख चुनौती है। कांग्रेस में अधिकतर जो है वंशवाद देखा गया है और उसी की तरफ आया। कुछ कुछ दलों में है कि वंशवाद की आरोप लगते हैं, तो वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दल में होनी चाहिए। उसके बाद है काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव। आजकल राजनीतिक दलों में काले धन एवं अपराधियों का बढ़ते प्रभाव के चलते महत्वपूर्ण चुनौतियां है। हमें पता है कि आज चुनाव लड़ने में काफी रुपया पैसा खर्च होते हैं। आपको भी पता है कि अगर कहीं चुनाव होता है तो उसमें काफी रुपया पैसा खर्च होते हैं। फलस्वरूप ये राजनीतिक दल जायज एवं नाजायज तरीका से अपने अपनाने से परहेज नहीं करते हैं और चुनाव में पूंजीपतियों को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है। यह आप लोग हमेशा देखेंगे कि चुनाव में अगर कोई पूंजीपति वर्ग है तो उसी को चुनाव में लड़ाया जाता है और उसी को उतारा जाता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और चुनाव में काले धन का प्रयोग होता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव के समय पूंजीपतियों से काफी रुपया सहयोग के रूप में मिलता है, जो एक तरह से काला धन ही होता है। ये पूंजीपति चुनाव के बाद राजनीतिक दलों का अनुचित लाभ लेते हैं। उसके बाद हमारा सिद्धांतिक, उसके बाद हमारा क्या है? सिद्धांतिकहीनता की स्थिति। उसके बाद क्या? सिद्धांतता का ऐतिहासिक। तो राजनीतिक दलों में आजकल सिद्धांतता की स्थिति बनी हुई है। कोई भी दल अपने मूल सिद्धांत पर कायम नहीं है। जो उसका एक सिद्धांत है, उसकी जो नीति है, उस पर कायम नहीं रहता और सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी सिद्धांत को छोड़ देते हैं। जो उसके उसका जो सिद्धांत है, उसके जो पार्टी का सिद्धांत है, वो सभी सत्ता प्राप्त करने के लिए वो लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा है अवसादी गठबंधन। तो भारत जैसे बहुदलीय राजनीतिक देशों में गठबंधन की राजनीतिक परंपरा कायम हुई है। यहाँ एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चल जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय। राजनीतिक दलों को हम लोग प्रभावशाली किस तरह से बना सकते हैं कि वो इस तरह से काम नहीं कर पाए, उसको प्रभावशाली बनाने के क्या उपाय है? पहला हमारा दल बदल कानून लागू होना चाहिए।
हम लोग समझेंगे कि दल बदल कानून क्या होता है, इसको भी हम लोग भी समझेंगे, वो भी अंतिम में समझेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड है न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। जो न्यायपालिका स्वतंत्र आदेश दे उच्चतम न्यायालय, उसके सभी राजनीतिक दलों को पालन करना चाहिए। उसके बाद राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का बहाल होना चाहिए कि वो जो है वंशवाद की स्थिति खत्म हो सके। उसके बाद है राजनीतिक दलों में महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व देकर प्रभाव बढ़ाना, क्योंकि अगर युवाओं को लगता है कि उसका राजनीति में भविष्य अच्छा नहीं है तो राजनीतिक दल में महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व का देकर प्रभाव बढ़ाना। अब हमारा है भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको इसके वीडियो में बताएंगे कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दल का क्या परिचय है, कौन कौन दल है भारत में। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए हम लोग इसको अब लोग समझते हैं कि भारत में प्रमुख राजनीतिक दल का क्या परिचय है। तो पहला दल हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। के बारे में पहले आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल में पहला हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और सबसे पहली स्थापना भी इसी की हुई थी, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछा कि भारतीय, और आप सभी राजनीतिक दल का जो राजनीतिक दल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके सभी प्रमुख दल का मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो सभी की स्थापना आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपका उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। और ये चैप्टर जो आपका है सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले चैप्टर है, और सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले चैप्टर है ये हमारा भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय। तो इसमें आप लोग जान लीजिए। तो उसके बाद हमारा है इसकी स्थापना जो कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस एक क्या है, कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में है एक है। कांग्रेस पार्टी जो है विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। उसके इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1971 तक, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति 1971 तक और 1980 से लेकर 1989 तक देश पर शासन किया था। मतलब सबसे ज्यादा देश पर शासन करने वाले पार्टी भी कांग्रेस पार्टी ही है। और 2004 में संयुक्त प्रगतिशाली गठबंधन यूपीए बनाकर यह दल देश पर शासन करता है। 2004 में किसके, एक यूपीए का शासन बनाकर, यूपीए काल बनाकर, मतलब दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके ये शासन चलाया 2004 में। अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी, तो 1980 में भारतीय जनसंघ का स्थापना व भारतीय जनता पार्टी का संगठन हुआ। कब, 1980 में भारतीय जनसंघ, जिस टाइम में क्या हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, 1980 ईस्वी में। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी का सर्वप्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी था। अगर आपसे कोई पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बोलिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनाकर, भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनाकर 1998 में सत्ता में आए और 2004 तक देश पर शासन की। एनडीए कब तक शासन किया, 1998 में जो है आपको एनडीए बना के आई, गठबंधन करके आई और सत्ता में आई, और 2004 तक वो उसने क्या किया, देश पर शासन किया, और उसके बाद फिर कांग्रेस का शासन ही आ गया था। अब आते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1985 में एस.ए. डांगे के प्रयत्नों से हुआ था। कब हुआ था, एस.के. डांगे के प्रयत्नों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और इस पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से केरल, पश्चिम बंगाल तथा बिहार आदि राज्यों में। इस पार्टी का जनाधार किसमें है, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यों में। बहुजन समाज पार्टी बासपा, बहुजन समाज पार्टी बासपा। तो बासपा की स्थापना 1984 ईस्वी में श्री काशीराम ने किया था। बासपा की स्थापना कौन किया था, बासपा की स्थापना 1984 ईस्वी में श्री काशीराम ने किया था। और इस पार्टी का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश रहा है। इस पार्टी का जन्म स्थल कहाँ है, उत्तर प्रदेश, और इसने जो है बहुत सारे समय तक उत्तर प्रदेश में ही शासन किया है। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रंगकंपा। तो कांग्रेस पार्टी के विभाजित होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। किससे, कांग्रेस पार्टी से विभाजित होकर। इसके प्रमुख नेता शरद पवार तथा तारिक अनवर। इसके प्रमुख नेता कौन है, शरद पवार और तारिक अनवर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता कौन है, शरद पवार और तारिक अनवर। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा भारतीय जनता दल राजद।
तो 1997 ईस्वी में जनता दल से विभाजन हो गया और बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन हुआ था? 1997 में किसे? जनता दल से। जो 1997 में जो है जनता दल से विभाजन हो गया और बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू। क्या है? जनता दल यूनाइटेड जेडीयू। तो 1999 में जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल का गठन हुआ, जिसका अभी शासन है बिहार में। तो ये 1999 में जनता दल से। 1997 में किसने? 1997 में राजद जो है मतलब लालू यादव के नेतृत्व में पार्टी का जनता गठन किया, वो किससे अलग हुआ? वो भी जनता दल से ही अलग हुआ था। और उसके बाद फिर जेडीयू भी है जनता दल से 1999 मतलब 2 साल के बाद जाकर अलग हुआ। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व शरद यादव ने किया था। और यह राज्यों के विशेष अधिकारों की मांग करता है। जनता दल यूनाइटेड का क्या लक्ष्य है? यह राज्यों में जो है विशेष अधिकारों की मांग करता है, जैसे आप लोग बिहार के लिए भी कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट आपके लिए टॉपिक है दल बदल कानून क्या है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी किताब में जो है क्वेश्चन भी है जो आपको 8 नंबर में है, दल बदल कानून क्या है। तो मैंने सोचा दल बदल कानून आपको विस्तार से बताया जाए और आप लोग अच्छे से समझ लें, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। दल बदल कानून क्या है, आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। दल बदल कानून क्या है? तो जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले, आप लोग ध्यान से, जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद, मतलब चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर, अपने क्या कहते हैं, अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दल बदल कहलाता है। जब एक दल चुनाव से पहले, मतलब एक व्यक्ति जो किसी पद के लिए चुनाव हुआ है सांसद के लिए, वो व्यक्ति चुनाव से पहले या चुनाव जीतने के बाद वो अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, इसी को हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। कब? 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल कानून पारित किया गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे, कब किया गया? वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के बाद। उसके बाद दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान, मतलब कि अगर कोई पार्टी या कोई सदस्य अगर कोई निर्वाचित होने के बाद दल बदल कानून का उल्लंघन, मतलब दल बदल कानून का विरोध करता है, मतलब वो पार्टी को चेंज करता है, तो उसके क्या मुख्य प्रावधान है? तो पहला है दल बदल विरोधी कानून के तहत जनप्रतिनिधि अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला इस कानून का क्या है? पहला है दल बदल विरोधी कानून के तहत। तो आप लोगों को समझ में आ गया? तो दल बदल कानून का मुख्य प्रावधान है, अगर कोई विरोधी कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित कर सकता है, अगर उसके कोई छोड़ता है, तो एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल के सदस्यता को छोड़ सकता है। कोई अगर एक निर्वाचित सदस्य है तो वो अपने स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यता को छोड़ सकता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है और वह जीत जाता है तो वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जा सकता है। अगर किसी सदस्य के द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत भी वोट किया जा सकता है। कोई सदस्य स्वयं की वोटिंग को अलग रख सकता है। अगर कोई भी सदस्य तो वह स्वयं को वोटिंग से अलग रख सकता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, शामिल हो सकता है। यहाँ पे यह था कि अगर कोई 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई भी राजनीतिक दल किसी भी दल में शामिल हो सकता है। तो ये हमारा है दल बदल कानून। अगर आपसे पूछा तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं, चाहे आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। मेरा एक पर्पस था कि आप लोग अच्छे से समझ लें कि दल बदल कानून आखिर है क्या है। अब हमारा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसको कहते हैं? तो जो पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है उसको हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जो पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे में हमारा पार्टी हो गया, आपको इन दलों में विभिन्न राज्यों की इकाई होती है। इन दलों की क्या होती है? विभिन्न राज्यों में इकाई होती है, मतलब ये पूरे देश में फैली हुई होती है। और जो किसी एक स्टेट के लिए चुनाव लड़ते हैं, जैसे जदयू हुआ, राजद हुआ, ये सभी एक स्टेट के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रीय पार्टी। और जो किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ते हैं उसको क्षेत्रीय पार्टी, और जो पूरे देश के लिए चुनाव लड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पार्टी। जैसे में हमारा एग्जाम्पल हो गया भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इत्यादि, जो हमारा राष्ट्रीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप लोग इसको मान सकते हैं। तो जो पार्टी क्षेत्र के स्तर पर लड़ता है उसको हम लोग क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं। और जो पार्टी जो है आपको स्टेट लेवल
स्टेट लेवल मतलब कि पूरे देश लेवल पर लड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। तो आज की हम लोग क्लास को यहीं रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग कल के क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट देंगे। तो आप लोग हमारे दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ में अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे तो अभी आपके स्क्रीन पर एक आइकॉन बन रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सभी स्टूडेंट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सारे दोस्त भी इस वीडियो को ध्यान से देख सके और सारी चीज को समझ सके, क्योंकि ये आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस तरह के रेगुलर क्लास करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग हमारे इस दोनों वीडियो को देख के तैयार कर सकते हैं और आप लोग पहले से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।